पढ़ेंगे जो कुछ बीच में कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपस में रिसेंबल करते हैं, स्टूडेंट मेजॉरिटी में कंफ्यूज होते हैं। ये है क्या? क्रोमोसोम, डीएनए, जीन और न्यूक्लियोटाइड, इनमें आपस में क्या डिफरेंस है और ये होते क्या है बेसिकली ना। सो इसको हम डिस्कस करेंगे कि जीन क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमोसोम क्या है, न्यूक्लियोटाइड, ये सब चीज़ें क्या हैं। अगर हमने एक सपोज एक सेल हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है, एक सेल लिया, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये हमें पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अच्छा, ये एक सेल था जिसमें ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे इस तरह थ्रेड्स टाइप के होते हैं, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इस न्यूक्लियस को हम थोड़ा सा जूम करके देखें, सिर्फ मैं अगर न्यूक्लियस की बात करूँ ना, इस न्यूक्लियस को मैं बाहर लेकर आ जाऊँ, तो यहाँ मैंने इस न्यूक्लियस को ड्रॉ किया। अगर न्यूक्लियस को थोड़ा जूम करके देखा जाए तो इस न्यूक्लियस के अंदर इस तरह के थ्रेड्स होते हैं, मतलब इर्रेगुलर होते हैं, किसी तरह बस बिखरे हुए होते हैं, पूरे इस तरह से बिखरे हुए होते हैं, छोटे 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 थ्रेड्स होते हैं, ठीक। इन थ्रेड्स को कहा जाता है क्रोमेटिन। इन थ्रेड्स को, धागों को, ठीक है, क्रोमेटिन कहा जाता है। ये सेल के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। जब सेल डिवीजन के लिए तैयार होता है ना, जब सेल के अंदर डिवीजन का प्रोसेस होता है, तो ये क्रोमेटिन क्या करते हैं, ये जो इस तरह से धागे हैं ना, ये खुद को कॉइल्ड करते हैं, कॉइल करते हैं और कंडेंस कर देते हैं, यानी कि कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। ये एक लंबा सा बारीक सा धागा था जिसने खुद को कॉइल्ड किया, तो अब ये थोड़ा मोटा हो गया, छोटा तो हो गया बट मोटा भी हो गया, ठीक। तो जब ये क्रोमोसोम सेल डिवाइड होने के लिए, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस का जब प्रोसेस होता है, तो सेल के अंदर पहले क्या होता है, ये क्रोमेटिन अपने आप को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो थ्रेड थे ये क्या बन जाते हैं, ये इस शेप में होते हैं, यही इस न्यूक्लियस है, ठीक। इसी न्यूक्लियस को अगर हम दोबारा से इसको जूम करें तो ये न्यूक्लियस है। जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तो इस न्यूक्लियस के अंदर इस तरह के क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पर जस्ट वो बनाए। इस क्रोमोसोम के अंदर ये जो थ्रेड था ना, ये इस तरह से कॉइल्ड होता है, ये कॉइल्ड, ये क्रोमोसोम इस तरह से कॉइल्ड, थ्रेड जो है कॉइल्ड होता है और ये क्रोमोसोम बन जाता है। जब ये इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तब ये क्रोमेटिन है, जब ये इस तरह से बन गया अब ये क्रोमेटिन नहीं है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, अब ये क्रोमोसोम बन गया। अगर हम इस क्रोमोसोम को भी थोड़ा सा जूम करके देखें, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, अगर हमने इसको लिया और इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें, ये मैंने बड़ा करके बना दिया है। इस क्रोमोसोम के अंदर ये जो क्रोमेटिन है ये इस तरह से कॉइल होते हैं, इस तरह से कॉइल्ड हुए होते हैं। अच्छा, ये मैंने बहुत खुले किए आपको समझ में आने के लिए, असल में ये इस तरह नहीं होते, ये सुपर कॉइल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि समझ आ सके। अगर हम इस स्ट्रक्चर को, ये जो क्रोमेटिन है, इसको अगर हम थोड़ा सा देखें जूम करके, तो बेसिकली होता क्या, ये क्रोमेटिन के अंदर, ये अगर इसको आप खोलो, क्रोमेटिन लो धागा है ना, इस धागे को खोलो तो एंड में जाकर आपको नजर आएगा कि ये दो थ्रेड्स होते हैं, ये एक्चुअली में दो थ्रेड्स होते हैं जिनसे मिलकर ये बना होता है। इसको खोला जाए ना तो ये भी एक धागा नहीं होता जो बज़ाहिर एक लग रहा है, ये दो से मिलकर बना होता है, ठीक। और ये भी अगर इसको थोड़ी देर तक अगर आप छोड़ दो ना तो ये आगे जाकर दोबारा से इस तरह ज्वाइन हो जाएगा, एक बन जाएगा। इन दो थ्रेड्स को कहा जाता है डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, ये डीएनए। अब इस डीएनए के अंदर भी कुछ सेगमेंट्स होते हैं, या इसको अगर आप इस तरह से देखो, ये डीएनए था, इस तरह से था, ठीक। जब ये कुछ टाइम बाद छोड़ोगे ना, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, उसके बाद दोबारा से कॉइल्ड होकर क्रोमोसोम बना देगा, ठीक। तो क्रोमोसोम एक है, लिसन, एक क्रोमोसोम है जो कि कॉइल्ड हुए, इसमें थ्रेड, इसको अगर हमने खोल कर देखा तो हमें एक थ्रेड सा लगता है, बस इसको और पास जाकर देखो तो ये दो थ्रेड्स होते हैं बेसिकली, और ये क्या है, ये डीएनए है। अच्छा, डीएनए में भी ना सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, ये एक सेगमेंट है, यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट है, इस तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। इन सेगमेंट्स को कहा जाता है जीन, ठीक, इन सेगमेंट्स को जीन कहा जाता है। फिर अगर हम इसको जीन कहा जाता है, और जीन क्या होता है, हेरिडेटरी मटेरियल है, यानी कि आपकी जितनी भी आपकी बॉडी की खुफिया इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी किसके पास है, जीन के पास है। ये हमारे पेरेंट्स से हम में आता है, ठीक। अब देखो, आपके पेरेंट्स की दो आंखें थी, आपकी भी दो आंखें, दो हाथ थे, एक नाक थी, आपकी भी इसी तरह से है। तो आपके पेरेंट्स से वो सारी इंफॉर्मेशन जीन के थ्रू आपकी बॉडी में आती है, और आपके पास बॉडी में सारी वो खुफिया इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, जीन के पास होती है वो सारी।
लेट्स सपोज आपकी ब्लू आइज है, ठीक है, तो वो ब्लू आइज कैसे आई, क्योंकि जीन ट्रांसफर हुआ और जीन के पास इंफॉर्मेशन थी, इसलिए आपकी आइज ब्लू है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जीन के पास होती है। अच्छा, इसको इस तरह से भी सपोज कर सकते हो कि आपके पास आपने एक यूएसबी, आपने फॉर एग्जांपल एक डिवाइस बनाई या फिर एक आपने बैटरी बनाई, उस बैटरी को बनाने का एक पूरा नट बोर्ड, एक एक चीज़ आपने किताब में लिख दी या कंप्यूटर में कहीं पर टाइप किया, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कि उसको किस तरह से बनाते हैं, सब चीज़ें। अब उसकी से रिलेटेड एक बहुत मोटी सी बुक बन गई, उस बुक की सारी इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को आपने एक यूएसबी में डाल दिया, तो इतनी मोटी बुक एक छोटी सी यूएसबी में आ गई। सो ये जीन भी एक तरह से यूएसबी की तरह काम करता है। हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन इस जीन के पास होती है, यूएसबी की तरह समझ लो। क्लियर? अच्छा, अब ये हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं, ये डीएनए स्ट्रैंड्स होते हैं जिसके कुछ सेगमेंट्स होते हैं, उन सेगमेंट्स को जीन कहते हैं। अच्छा, ये जब ये डीएनए स्ट्रैंड इस तरह से आता है ना, ये जो थ्रेड है, ये जब इस तरह से आ रहा होता है, तो इसी तरह से बीच में कुछ जो है प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं, और फिर ये डीएनए जो है ना, ये जो डीएनए की सेगमेंट्स हैं, ये इस प्रोटीन के इर्द गिर्द इस तरह से रिवॉल्व होते हैं, वार्प होते हैं, और फिर उसके बाद आगे जाते हैं, कुछ टाइम बाद दोबारा, कुछ डिस्टेंस के बाद इस तरह दोबारा प्रोटीन आ जाते हैं, और इन प्रोटीन को कहा जाता है हिस्टोन। ठीक, ये प्रोटीन आ गया, फिर ये अगेन डीएनए क्या होगा, इस प्रोटीन के इर्द गिर्द इस तरह से रिवॉल्व होगा और फिर आगे जाता जाएगा। तो इसका मतलब ये देखो, ये जो स्ट्रैंड्स आपको नजर आ रही है क्या है, डीएनए है, ये डीएनए है, प्लस ये क्या है, प्रोटीन है। डीएनए और प्रोटीन मिलते हैं तो क्या बनता है, आगे जाकर ये क्या होगा, कॉइल्ड होगा, क्रोमोसोम बनाएगा। ठीक, तो डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम। अच्छा का साबुन कुछ ज्यादा ही स्लो है। अच्छा, ये क्रोमोसोम हो गए। अच्छा, एक और चीज भी, अगर इसी हम डीएनए के स्ट्रैंड्स को ही देखें ना, ठीक, इस डीएनए के स्ट्रैंड्स को अगर आप देखो थोड़ा सा और आगे जाके, तो इसमें ना कुछ पॉइंट्स होंगे, यानी कि कुछ सेगमेंट्स आपको नजर आएंगे। ये छोटे छोटे से ना यूनिट्स होंगे, इस तरह से आमने सामने इस तरह से यूनिट्स होंगे, छोटे छोटे इस पूरे के पूरे डीएनए स्ट्रैंड में होते हैं छोटे छोटे यूनिट। इन यूनिट्स को अगर मैं सिर्फ एक की बात करूं, इस एक को, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड है। एक सेगमेंट की बात करें, ठीक है, ये एक सेगमेंट जो है ये न्यूक्लियोटाइड है। अब इस पूरे के पूरे डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर ये सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि ये जीन जो है, यानी कि डीएनए का जो एक सेगमेंट था, इस पर भी ये मौजूद होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होंगे। अच्छा, इस न्यूक्लियोटाइड की भी आगे पूरी हिस्ट्री है, बट खैर वो आपका टॉपिक भी नहीं है, और हम अभी भी वैसे भी बहुत आगे निकल चुके हैं, तो यहाँ तक काफ़ी है, फिर वो आपको आगे समझ नहीं आएगा। सिर्फ आप सिंपल यहाँ तक समझ लो कि आपने एक न्यूक्लियोटाइड जो है ना, अगर आप एक दीवार लेते हो ना, एक वॉल, उस वॉल को अगर आप पास जाकर करीब से देखो तो उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, ब्लॉक्स वगैरह होते हैं ना, ईंट वगैरह। ठीक, तो वो ईंट से मिलकर बनी होती है। इसी तरह इसका क्रोमोसोम का सबसे एंड का पार्ट, यानी कि लास्ट जो है, वो क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए स्ट्रैंड पर होते हैं। प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक, फिर इसके बाद हिस्टोन जो है प्रोटीन इस पर होता है। प्रोटीन और डीएनए स्ट्रैंड मिलकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक, अगर हम इसको दोबारा से, आप यहाँ से जाओ या फिर उस साइड से आओ, भले आप बड़े से छोटे की तरफ आओ या छोटे से बड़े की तरफ जाओ, एक ही चीज है। अब अगर हम इसको सिंपली दोबारा से एक दफा समझने की कोशिश करें, ये एक सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मौजूद है। ठीक, जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस होता है, तो सेल क्या करता है, क्रोमेटिन क्या होते हैं, कॉइल्ड होते हैं और क्रोमोसोम बनाते हैं। फिर हमने क्या किया, एक क्रोमोसोम को लिया, एक बड़ा सा क्रोमोसोम, इसके अंदर जो क्रोमेटिन थे, ये थ्रेड था, इस थ्रेड को हमने थोड़ा करीब जाकर बड़ा करके देखा, तो ये पता चला कि ये दो स्ट्रैंड से मिलकर बना है, और उसे क्या कहा जाता है, डीएनए कहा जाता है। डीएनए के अंदर क्या मौजूद होते हैं, जीन्स मौजूद होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, जीन मौजूद होते हैं, और जीन में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड मौजूद होता है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, और जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस तरह से करके पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। आपका टॉपिक हम काफी आगे निकल गए, ये आपका नहीं है, मैट्रिक वालों का है, और फिर इससे आगे जाकर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। तो खैर यहाँ तक क्लियर हुआ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ?
प्रोटीन और अच्छा क्रोमोसोम किन चीजों से मिलकर बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं क्रोमोसोम। ठीक, ओके। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ, सेल था, सेल के अंदर क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस। और भी सेल ऑर्गेनेलिज्म होते हैं, लेकिन हम फिलहाल उस पर फोकस करें जो हमारा टॉपिक है। न्यूक्लियस के अंदर और क्या मौजूद है? क्रोमेटिन मौजूद है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है? क्रोमेटिन कब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन ये होना क्यों, मतलब क्यों नीड पड़ती है क्रोमेटिन को? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होने के लिए रेडी होता है ना, सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन से पहले क्रोमेटिन क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है, सो क्रोमोसोम कब बनते हैं? जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्या होता है? कॉइल्ड होता है और क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम को हमने खोला तो ये क्या था? 2 स्ट्रैंड से बना हुआ था, जिसको हमने डीएनए का नाम दिया। और डीएनए खुद क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाते हैं। जीन कहाँ पर मौजूद होते हैं? जीन कहाँ पर? डीएनए में मौजूद होते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रैंड से तो सेगमेंट्स है डीएनए पर, वो जीन है। और न्यूक्लियोटाइड खुद कहाँ मौजूद होते हैं? डीएनए के स्ट्रैंड पे मौजूद होते हैं। तो जीन पर न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। इस पूरे स्ट्रैंड पर जो है छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो? वेरी गुड। हिस्टोन ये एक प्रोटीन है, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। लेकिन हिस्टोन की डिटेल आपके टॉपिक में नहीं है, ये इसकी डिटेल भी फिर बहुत ज़्यादा है, हम उस पर बहुत डेप्थ में चले जाएंगे। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है हम इसको क्लियर करते हैं, राइट। सो जस्ट हमने आपने ये समझना है, इसके भी आगे है। आप अब जब आगे फर्दर क्लासेस में जाओगे ना तो फिर आप इसको पढ़ोगे कि न्यूक्लियोटाइड भी जो है 5 कार्बन शुगर से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड भी 2 तरह के होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड एक होते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सो ये भी आगे, यहाँ तक टॉपिक नहीं खत्म हुआ, न्यूक्लियोटाइड भी आगे बहुत ज़्यादा इसका वास्ट पूरा टॉपिक है, बट हमारा यहाँ तक समझना काफ़ी है हमारे टॉपिक के। सेल के अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर सिंपल हम क्रोमोसोम पे आ गए, ठीक है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम मौजूद है। अच्छा, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए में जीन, और अच्छा जीन में न्यूक्लियोटाइड यानी कि क्रोमोसोम के स्टैंड पर मौजूद है। अच्छा, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन ये कहाँ पे होता है? डीएनए के स्टैंड जो है ये इसके ऊपर रैप होता है और होता हुआ जाता है। और ये प्रोटीन और डीएनए स्टैंड जब रैप होते हैं, मिलते हैं, तो क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा? जी, बात करें तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ 2 किए, इसका ये मतलब नहीं कि 2 क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन, अच्छा, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 46 होते हैं, ठीक। कई बार ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज में कई बार इतना इजी होता है। अच्छा, एक और चीज़, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा इवन होते हैं, 2, 4, 6, 8, इस तरह। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑड नंबर में आपके पास हो। सो कई बार एमसीक्यूज में इस तरह से पूछा जाता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस आपसे पूछा तो 46 ऑप्शन है ना, 45, 47, 49। अब अगर किसी को नहीं भी पता कि एक्चुअल में कितने होते हैं, लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्रोमोसोम हमेशा इवन होते हैं, तो वो आंख बंद करके इस पर टिक कर देगा, ठीक। अब एक और चीज़ भी आती है यहाँ पर, कई स्टूडेंट, आप में से तो किसी ने कहा वरना लास्ट टाइम ये भी आया था कि मिस हमने कई बुक्स में पढ़ा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है। वो बिल्कुल सही पढ़ा होता है, बट हमने इनकम्प्लीट पढ़ा होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर की फॉर्म में होता है ना, तो 23 पेयर्स होते हैं। 23 और 23 कितने होते हैं? 46 ही हो जाते हैं। सो अगर हम सिंगल बात करें तो एक्चुअल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर की बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। और हमेशा क्रोमोसोम इवन नंबर में होता है, इवन में होता है, 2, 4, 8, 12 इस तरह से करके होगा। कभी भी आपको 7 क्रोमोसोम नहीं मिलेंगे, कभी भी आपको 9 क्रोमोसोम नहीं मिलेंगे, कभी भी 25 क्रोमोसोम नहीं मिलेंगे, ठीक। सो हर लिविंग के अंदर, ह्यूमंस में, और एक और चीज़ भी, अगर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ओवरऑल 46 क्रोमोसोम है। एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है हमारी बॉडी में, तो फिर इतने सारे सेल्स हैं, तो मतलब ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस क्रोमोसोम है। सिर्फ एक सेल में 46 क्रोमोसोम है।